सभी इनइक्वालिटीज़ को इक्वेशंस के फॉर्म में लिखेंगे। और इसमें सिंप्लेक्स मेथड में क्या करते हैं, इनइक्वालिटीज़ को इक्वल करने के लिए अगर लेस देन का सिंबल है तो स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे, और ग्रेटर देन का सिंबल है तो स्लैक वेरिएबल माइनस करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट में 2x + 5 प्लस ऐड करेंगे s1, स्लैक वेरिएबल इज इक्वल टू 50 कर देंगे। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। 2x + 5y प्लस, अब यहाँ पे हम स्लैक वेरिएबल 2 यूज़ करेंगे और इज इक्वल टू 100, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगी। 2x + 3y प्लस स्लैक वेरिएबल थर्ड इज इक्वल टू 90, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब सारे जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनको लिख देंगे x, y, s1, s2, s3 और ग्रेटर देन 0। अब हम ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में भी इसमें ऐड कर लेंगे स्लैक वेरिएबल्स को, जो कि हो जाएगा, हमें याद रखना है कि स्लैक वेरिएबल्स की कॉस्ट 0 होती है, तो 0 × s1 + 0 × s2 + 0 × s3। अब मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे ax = b के फॉर्म में। यहाँ पे हम x की वैल्यू लिखेंगे 2, y की वैल्यू 1, s1 की 1, s2 नहीं है तो 0, s3 नहीं है तो 0। ऐसे हम सेकेंड रो भी लिखेंगे 2, 5, 0, 1, 0। ऐसी थर्ड रो 2, 3, 0, 0, 1। यहाँ पर आ जाएगा सभी वेरिएबल्स x, y, s1, s2 और s3। इसमें इसके बाद इक्वल्स टू और 50, 100, 90। अब हमें आइडेंटिफिकेशन मैट्रिक्स देखना है, ये यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, तो ये हमारे s1, s2 और s3 बेसिक वेरिएबल्स हो जाएंगे। तो s1, s2 और s3 हमें अपने बेसिक वेरिएबल्स मिल गए हैं, यही आइडेंटिफिकेशन मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे थे। तो अब हम सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं, s1, s2 और s3। कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल्स ये यहाँ पर है, तो कॉस्ट इसकी 0 है, इसकी भी 0। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इसकी कॉस्ट देखिए 0 है, तो 0 लिख देंगे। अब एक्स बी हमारा ये हो जाएगा 50, ये 50, 100 एंड 90। अब हमें CJ लिखना है, तो ये हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन से लेंगे। बाकी सब मैट्रिक्स को देख के भर लेना है, 2, 2, 2 एंड 1, 5, 3, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। तो ये हमारा यहाँ पर s1, s2, s3 यूज़ हो रहे हैं, बाकी सब जो बचे हैं उसको 0 कर देंगे। x = y = 0। अब हम डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4 और डेल्टा 5। यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है, बस हमें निकालना है वैल्यू। तो CB वाला जो कॉलम है उसका मल्टीप्लाई होगा x1 यानी कि x वाला ये जो है इससे, और जो आएगा उसको माइनस करना है CJ से। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर डेल्टा J की वैल्यू लेस देन 0 है, ये जैसे कि -1 हो गया, -2, -3 ऐसा है, तो हमें ये पता लग जाएगा कि हमारा सोल्यूशन अभी एक ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है और हम नेक्स्ट इटरेशन में जाएंगे। और अगर हमारे वैल्यूज़ पॉजिटिव आ गई या फिर 0 है,
तो हम हमारा सोल्यूशन मान लेंगे कि एक ऑप्टिमल सोल्यूशन है। अब हमारे पास सभी डेल्टा की वैल्यूज़ आ गई हैं, तो हम लिख देंगे। तो जैसे कि मैंने कहा था कि डेल्टा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है, और हम जेड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और लेकिन अगर हमारा अगर डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 है, यानी कि माइनस में अगर कोई आती है, तो हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे मोस्ट नेगेटिव देखते हैं कौन सी है। यहाँ पे 2 नेगेटिव हैं, -4 -10। तो यहाँ पे -10 मोस्ट नेगेटिव होगी, तो -10 में एरो लगा देंगे। तो हमारा y वेरिएबल जो होगा वो इनकमिंग वेरिएबल होगा या इनकमिंग वेक्टर होगा। अब हमें इनकमिंग वेक्टर का पता चल गया। अब हम मिनिमम रेशियो निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें एक्स बी अपॉन वाई करना होगा, यानी कि एक्स बी वाली कॉलम को वाई वाले कॉलम से डिवाइड। तो पहला 50/1 तो 50, दूसरा 100/5 तो 20, और तीसरा 90/3 तो 30। अब इसमें हमें सबसे लीस्ट वाला देखना है। सबसे लीस्ट है 20, तो 20 में एरो कर देंगे और उस तरफ जाएंगे। यहाँ पर S2 हमें दिख रहा है। S2 जो वेरिएबल होगा ये हमारा आउटगोइंग वेक्टर होगा, और ये जो 5 है ये हमारा हो जाएगा की कॉलम। इस की कॉलम को 1 करना है, यानी कि 5 को 1 करना होगा, और उसके अप वाले सेल और डाउन वाले सेल को 0 0 करना होगा। तो 5 को 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, इस रो को, पूरी रो को, की कॉलम वाली रो को 5 से डिवाइड कर देंगे। सेकंड इटरेशन टेबल बनाएंगे। इसमें हम जो बेसिक वेरिएबल्स हैं वो लिख देंगे। यहाँ पर हमारा S2 जो कि जा रहा था और उसकी जगह y आ रहा था, तो हम y लिख देंगे। इसके बाद हम C भी लिख देंगे। तो S1 की 0, y की जो कॉस्ट होगी वो हो जाएगी 10, और S1 की 0। अब यहाँ पे 5 से डिवाइड करने के बाद हमारी जो की रो होगी वो आ जाएगी 20, 2/5, 1 0, 1/5 और 0। अब हम ये जो नई रो है इसकी मदद से R1 और R3 निकाल लेंगे। हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए इसको नाम देते रहे, जैसे कि ये R1 हो गई, ये R2 हो जाएगी, और ये R3। तो और अभी हमने ये सेकेंड इटरेशन में ये R2 निकाली है। तो अब हमें नई वाली R2 और R1 और R3 निकालना होगा, R1 और R3। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, R1 की जगह पे R1 - R2 कर देंगे। तो R1 ये पुरानी वाली और R2 ये नई वाली है। तो माइनस करने पर ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 8/5, 0, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1/5, और C हो जाएगा 0। अब हमें निकालना है R3। तो R3 निकालने के लिए सबसे पहले हम पुरानी वाली R3 में 3 से डिवाइड कर दे रहे हैं, और फिर माइनस कर देंगे नई वाला R2, और फिर ये R3 की जगह R3 के प्लेस पे लिख देंगे। तो अब देखते हैं, R3 में डिवाइड कर माइनस कर देंगे। तो ये 10, 4/15, ये हो जाएगा 0, फिर ये 0, ये -1/5 और ये 1/3। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट इटरेशन में किया था, डेल्टा की वैल्यू डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4 और डेल्टा 5 की वैल्यू कैलकुलेट की थी, वैसे ही हम इसमें भी सभी डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। और इस बार देखेंगे कि क्या डेल्टा जे की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है, और अगर ग्रेटर देन 0 नहीं है, कोई भी एक नेगेटिव आती है वैल्यू, तो हमें नेक्स्ट इटरेशन की ओर बढ़ना होगा। तो अब हम सभी वैल्यूज़ को लिख देंगे टेबल में, 0 0 0 2 एंड 0। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारी वैल्यूज़ सारी पॉजिटिव हैं, डेल्टा जे ग्रेटर देन 0 हैं, कंडीशन ट्रू है, यानी कि ये हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। अब हम जेड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे।
जेड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है जेड इज इक्वल टू सी बी इंटू एक्स बी, यानी कि सी बी वाले कॉलम को एक्स बी वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, सी बी मल्टीप्लाई बाय एक्स बी। तो ये हो जाएगा जेड इज इक्वल टू 0 इंटू 30 प्लस 10 इंटू 20 प्लस 0 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 200। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हम लिखेंगे हेयर द वैल्यू ऑफ ऑल डेल्टा जे कम्स आउट फ्रॉम द नेगेटिव in second iteration table. Therefore, the value of z in second iteration is 200। ये हमारा आंसर हो जाएगा।